नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद चांदनी में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 का एग्ज़ाम 16 अप्रैल 2022 को होना प्रस्तावित हुआ है। सो फ्रेंड्स उसी के संबंध में मैं कंटिन्यूअस कंप्यूटर की क्लासेस डाल रही थी। मैंने हर टॉपिक की डाली है, मेमोरी, मॉडेम, इंटरनेट और लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने भी आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनकी भी डाली है। कुछ पॉइंट छूट गए थे दोस्तों, उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी भी चाहूँगी, क्योंकि इधर जॉब के चलते और इलेक्शन ड्यूटी के लगते मैं फिर नहीं बना पाई। उसके बाद दोबारा हाई स्कूल इंटर की परीक्षाओं में भी ड्यूटी लग गई थी लगातार। तो अभी 12 अप्रैल को बिल्कुल फ्री हुए हैं। सो फ्रेंड्स उसी के कारण थोड़ा सा लेट हो गया है। तो आपके लिए मैं 3 टॉपिक का सम्मिलित वीडियो ले आई हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद भी आएगा। सो फ्रेंड्स आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही एक बार आप यहाँ पर पॉइंट्स और देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कंप्यूटर में इतने पॉइंट आपको चैनल पर मिल जाएंगे। पहला है आपका पेरिफेरल डिवाइस मिल जाएगा, नंबर सिस्टम भी मिल जाएगा, मेमोरी, इंटरनेट, मॉडेम सब मैंने बता दिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी बता दिया है। भाषाएं एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एक्सेल मैं आज आपको बता दूंगी। और ईमेल से संबंधित प्रश्न मैंने कई बार सिर्फ प्रश्नों के माध्यम से भी आपको बता दिया है। अगर मौका लगा तो मैं कल एक वीडियो सिर्फ ईमेल का भी डाल दूंगी। फिलहाल आप आज ये 3 टॉपिक देख लीजिएगा, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल का ये कंप्लीट वीडियो है, ठीक है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही साथ आप ये एक कोटेशन है ज़रूर अपने जीवन में उतारिएगा कि की ऑफ सक्सेस क्या है, कि लिमिटेड सोर्सेस रखिएगा और उसका अनलिमिटेड रिवीजन रखिएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल 2 दिन बचे हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अब जो भी जितना है बस उसको स्थिर रखिए, उसी को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, ठीक है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आप सभी के लिए प्रयास निरंतर रहेगा। आइए दोस्तों पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया चूंकि एमएस वर्ड एक्सेल का ये कंप्लीट वीडियो है। सो फ्रेंड्स इसमें आपको दोनों ही प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहले प्रश्न में कह रहा है कि इनमें से कौन एमएस ऑफिस पैकेज प्रोग्राम नहीं है। तो एमएस जो माइक्रोसॉफ्ट का है वो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो नहीं है। तो एमएस वर्ड है ही, एमएस एक्सेल भी है, एमएस एक्सेस भी है, वर्ड पैड नहीं है, ठीक है। वर्ड पैड एक अलग है, वो माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है एमएस एक्सेस एक प्रोग्राम है, ठीक है। एमएस एक्सेस, एक्सेल नहीं कह रहा है, एक्सेस कह रहा है। तो ये आपका डाटाबेस का प्रोग्राम है, ठीक है। एक्सेल कह देता तो स्प्रेडशीट हो जाता, ठीक है। पावर पॉइंट कह देता तो प्रेजेंटेशन हो जाता। एमएस वर्ड कह देता तो वो वर्ड हो जाता। यहाँ पर उसने कहा है कि एमएस एक्सेस, तो एक्सेस आपका कौन सा प्रोग्राम है, एक डाटाबेस प्रोग्राम है। और यही पावर पॉइंट की बात करता कि एमएस पावर पॉइंट क्या है, तो फिर वो प्रेजेंटेशन हो जाता। और एक्सेल कह देता तो स्प्रेडशीट या वर्कशीट इसको बोल सकते हैं। तो उस तरीके से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है एमएस वर्ड प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड किस लिए प्रयोग किया जाता है। जनरली आप सभी एमएस वर्ड पर काम करते होंगे, उसमें कोई चित्र भी नहीं बनता है, ठीक है। उसमें संख्यात्मक भी संख्या नहीं लिखी जाती। संख्या किस में लिखी जाती है, एमएस एक्सेल में लिखी जाती है। और इनमें से कोई ये नहीं है, तो आपका हुआ बी नंबर, पद्यांश, टेक्स्ट डाटा संशोधन हेतु किया जाता है। देखिए जितने भी लिखने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे ऑफिसों में लेटर वगैरह जो लिखे जाते हैं वो अक्सर एमएस वर्ड में लिखे जाते हैं, ठीक है। और जितने भी कैलकुलेशन वाली चीज़ें होती हैं वो सब एमएस एक्सेल में की जाती हैं, जिसमें रो कॉलम की ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार एमएस वर्ड में सबसे ज़्यादा क्या होता है, टेक्स्ट का काम होता है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 में आपसे कह रहा है टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कौन सी की प्रयुक्त की जाती है। अगर आप एमएस वर्ड पर काम कर रहे हैं और किसी पंक्ति के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर जाना चाहते हैं, तो आप होम नाम की एक की होती है कीबोर्ड में, उसको प्रेस कर देंगे तो आप बिल्कुल पंक्ति के स्टार्टिंग में आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है इसका अगला, कह रहा है किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलाइन होते हैं। किसी कॉलम में जो आप टेक्स्ट लिखते हैं वो कहाँ अलाइन होते हैं, सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में, कहाँ पर होते हैं, तो वो आपके लेफ्ट में होते हैं, ठीक है। ये मैं कई बार भी प्रश्न बता चुकी हूँ कि जो भी आपके टेक्स्ट होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, लेफ्ट साइड से स्टार्ट होते हैं। और फिर बहुत सारे ऑप्शन ऐसे दिए होते हैं जिन्हें आप सेंटर में भी कर सकते हैं, राइट लेफ्ट कहीं भी उसको सेट कर सकते हैं। जो एक मतलब ऑटो सेट होता है वो लेफ्ट ही होता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 6, कह रहे हैं कि फाइल में चार्ट बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो चार्ट विज़ार्ड प्रयोग किया
किया जाता है। फाइल में चार्ट बनाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? चार्ट विज़ार्ड। ठीक है, इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक कौन होता है? तो वो आउटलुक होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक, ठीक है, निजी सूचना होता है आउटलुक। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, और 8 में ये कह रहा है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर क्या दर्शाता है? आपने कोई भी MS वर्ड हो या एक्सेल हो, किसी में भी हो, अगर आप कोई वर्ड अंग्रेजी का लिख रहे हैं और उसके नीचे ऐसे लाल रंग की लहर दिख जाए तो उसका मतलब होता है कि वो स्पेलिंग आपकी गलत है। ठीक है, आपने लिखा ऑफलाइन, कोई भी चीज़ लिखी ऑफलाइन, या कोई भी वर्ड मान लो, जैसे ट्रांसपोर्ट मान लो, कुछ भी मान लो, तो अगर उसकी स्पेलिंग आपकी गलत है तो ये ऑटोमेटिक लाल रंग की लहर दिखा देगा। तो आप उस पूरे पैराग्राफ में ये जान सकते हैं कि मैंने 4 जगह स्पेलिंग मिस्टेक करी है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, कि जो रेड लहर रहती है, अंडरलाइन रहती है, वो आपकी स्पेलिंग में त्रुटि दर्शाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, और 9 में आपसे पूछ रहा है कि वर्ड रैप की विशेषता क्या होती है? वर्ड रैप दोस्तों एक ऑप्शन है जो कि सबसे स्क्रीन पे आपको टॉप में देखने को मिलता है। तो इसकी विशेषता क्या है ये पूछ रहा है। जब आप MS एक्सेल वगैरह चलाएंगे तो सबसे ऊपर एक लिखा होता है, उसमें आइकन बना होता है वर्ड रैप का, आइकन कह लें या ऑप्शन रहता है, तो वो उसका मतलब क्या है ये पूछ रहा है। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, आप कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे कि ये आपकी एक्सेल की सीट बनी हुई है, ठीक है, तो अब आप चाह रहे हैं कि इस वाले खाने में आप सब कुछ लिखें, वो इसमें ना जाए। तो जब आप वर्ड रैप कर देंगे, तो जैसे आपने यहाँ सेंटेंस लिखा राम घर जाता है, वह खाना खाता है, तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, यानी कि इधर बढ़ता हुआ नहीं जाएगा, वो सिर्फ इसी सेल में दोबारा लौट लौट के लिखेगा। जैसे ही वो सेल की बाउंड्री खत्म होगी, वो ऑटोमेटिक घूम के इधर आ जाएगा, फिर जैसे इधर खत्म होगी वो ऑटोमेटिक घूम के इधर आ जाएगा। तो ये काम दोस्तों आपका होता है वर्ड रैप का। तो आप इसमें देख लीजिए ये ऑप्शन कहाँ आपको मिल रहा है, लगभग मिलता जुलता। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ए पर, आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है। तो वही मैंने बताया कि जो भी आपकी लाइनें यहाँ पर बनी होंगी सेल, तो अपने आप वो टेक्स्ट घुमा देगा इस तरीके से, तो एक ही सेल में सारा भर जाएगा, आपका दूसरे सेल में वो चीज़ नहीं जा पाएगी। तो ये काम कौन करता है? वर्ड रैप करता है। अगर यही चीज़ आप नहीं करेंगे तो बिल्कुल वो आगे भागता चला जाएगा, है ना, तो जो एक सेटिंग है वो भी बिगड़ जाएगी। इसके बाद है प्रश्न नंबर 10 में कह रहा है कि स्प्रेडशीट में इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो का अक्षर और अंक होता है, तो वो क्या कहलाता है? सेल एड्रेस होता है। ठीक है, सेल एड्रेस से आप डायरेक्ट उस जगह पहुंच सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11 में आपसे कह रहा है कि नए डॉक्यूमेंट के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट क्या है? तो नए डॉक्यूमेंट, जब भी आप अपना काम करते हैं और न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो Ctrl+N करते हैं। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि नए डॉक्यूमेंट यानी कि न्यू, तो N हो जाएगा, Ctrl+N, N माने न्यू। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट नया कुछ बनाना है तो N लगा दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, और 12 में आपसे कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूजर द्वारा सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर लाइन करने के लिए शॉर्टकट बटन कौन सी है? मान लीजिए आपके द्वारा कोई भी डेटा ऑल सेलेक्ट किया गया है, आपने MS एक्सेल वर्ड पर कोई काम किया और पूरा उसको सेलेक्ट कर लिया, तो उसको आप सेंटर पे कैसे लाएंगे? उसके लिए शॉर्ट की पूछ रहा है, तो Ctrl+E हो जाएगा, ऑप्शन नंबर E सही है। ठीक है, इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, और 13 में आपसे पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस का ऑप्शन कहाँ पर आता है? ठीक है, जब आप वर्ड में काम कर रहे होते हैं तो रिप्लेस ऑप्शन आपको एडिट मेन्यू में जाकर के मिलता है। ठीक है, एडिट मेन्यू में रिप्लेस बटन आपको उपलब्ध हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 14 में कह रहा है कि एक्सेल वर्कबुक संग्रह होता है। एक्सेल जो आपका एक्सेल सीट होती है वो पूरी किसकी संग्रह होती है? उसमें क्या चीज़ें बनी होती हैं? तो वर्क सीट होती है। ठीक है, वर्क सीट, स्प्रेडशीट और इस तरीके की जो भी आपको कैलकुलेशन करने के लिए सीट उपलब्ध होती है उनको वर्कशीट या स्प्रेडशीट के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एक्सेल आपकी पूरी वर्कबुक किसका संग्रह है? वर्कशीट। उसमें बहुत वर्कशीट का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये है, जो ये सेल कॉलम, मतलब कॉलम और रो वाला जो पूरा सेल का एक संग्रह होता है, उस पूरी सीट को वर्कशीट या स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं। तो वही पूछ रहा है कि ये सारी सीटें आपको कहाँ मिलेंगी? तो एक्सेल में मिलेंगी। ठीक है, और वर्ड में साधारण आपको एक पेज मिलता है ब्लैंक बिल्कुल। ठीक है, जबकि एक्सेल में आपको रो कॉलम यानी कि इस तरीके से खांचे खांचे से आपको बहुत सारे दिखते हैं।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। 15 में आपसे कह रहा है कि सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जो जगह होती है वो क्या होती है, तो वो विंडो होती है। ठीक है, हम लोग कुछ भी कहीं भी कोई चीज़ देखते हैं कंप्यूटर में, तो जो आयताकार सामने हम लोग को लाइट जलती हुई स्क्रीन दिखती है, तो वो आपकी क्या होती है, विंडो। और उसका पूरा जो ठोस पार्ट होता है यानी कि बॉडी होती है, उसको मॉनिटर कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो अंदर चल रहा है प्रोग्राम, जो लाइट हम लोग को दिखा रहा है, ठीक है, वो आपकी विंडो होती है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। 16 में कह रहा है कि कमांड की सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं वो क्या कहलाती हैं। कमांड की सूचियां यानी कि जो पूरी लिस्ट होती है कि आपको कहाँ जाना है, होम पे जाना है, राइट में जाना है, कोई चीज़ इंसर्ट करनी है, कोई चीज़ डिलीट करनी है, किसी चीज़ को सेव करना है, उन सारी चीज़ों की सूचियां का मतलब लिस्ट आपको कौन देता है, तो वो मेन्यू देता है। जब हम लोग कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सबसे पहले मेन्यू आता है कि आप क्या पसंद करेंगे, तो क्या कमांड देंगे रेस्टोरेंट वाले को तो वो काम करेगा। सेम उसी प्रकार से है कि आप जैसे कंप्यूटर पे कोई चीज़ ऑपरेट करते हैं तो सबसे पहले मेन्यू खोलते हैं ना कि आपको कहाँ पर जाना है, तब वो लिस्ट आपको मिलेगी, तब आप उस चीज़ पर जा सकेंगे आसानी से, है ना। इस प्रकार अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। और 17 में कह रहा है कि वर्तमान में प्रयुक्त हो रहे विंडो को क्या कहा जाता है, तो जो करंट टाइम प्रयोग की जा रही है वो सक्रिय विंडो हैं। ठीक है, एक्टिव विंडो है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 18। 18 में कह रहा है आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर कहाँ रखते हैं, तो माई डॉक्यूमेंट में रखते हैं। ये सारी चीज़ें जनरली हम लोग मोबाइल में भी देखते हैं आजकल, तो आप अपनी पर्सनल फाइल कहाँ पर रखते हैं, माई डॉक्यूमेंट में रखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 1। यहाँ पर ये दूसरी सीट मैंने ऐड कर दी इसलिए प्रश्न नंबर 1 आ गया, वैसे हम लोग 19वें प्रश्न में हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का प्रारंभ किसने किया था, तो इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, GUI का बहुत बार पूछा भी गया है। तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और फुल फॉर्म का एक मैंने वीडियो भी बनाया है, आप चाहें तो देख सकते हैं, वो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। 200 उसमें आपको फुल फॉर्म मिल जाएंगे और उन्हीं में से 100% आ जाना है। तो इसका जो है प्रश्न कह रहा है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का प्रारंभ किसने किया था, तो जेरोक्स कॉरपोरेशन ने किया था। ठीक है, ध्यान से रखिएगा, जेरोक्स कॉरपोरेशन। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। कह रहा है विंडोज़ 3.2 संस्करण जारी किया गया था, तो कब, 1990 में जारी किया गया था। विंडोज़ 3.0 का जो संस्करण आया था वो 1990 में सबसे पहले पब्लिश किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। और 3 में आपसे कह रहा है कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में प्रोग्राम को दर्शाने के लिए छोटे छोटे तस्वीरों का प्रयोग किया जाता है, ये क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, जो मैंने आपको बताया GUI, इसका फुल फॉर्म तो आप ध्यान ही रखिएगा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। साथ ही साथ ये होता क्या है, मैं थोड़ा सा उदाहरण देके बताऊं। जब भी कभी आप लैपटॉप या फिर मोबाइल चलाते हैं तो आजकल हर चीज़ हम लोग आइकन देखकर टच कर देते हैं। हम लोग क्या, बल्कि अगर जो छोटे बच्चे हैं जो बिल्कुल पढ़ना भी नहीं जानते, आजकल वो मोबाइल देख के हर चीज़ खोल देते हैं। वो जानते हैं यहाँ पर गेम है, यहाँ पर बुआ मौसी की फ़ोटो है, सब कुछ वो जानते हैं। भले उसके नीचे जो लिखा है वो सब गैलरी लिखी, तो गैलरी भले ना पढ़ पाते हो, लेकिन वो जानते हैं कि इस आइकन पर हम क्लिक करेंगे तो सारी फ़ोटोएँ खुलेंगी। ठीक है, तो वो जो छोटे छोटे से आइकन है रंगीन से, अगर मैसेज की बात करें तो मैसेज का आइकन इस तरीके से कुछ होता है, तो इस तरीके के जो आइकन होते हैं वो ही क्या कहलाते हैं, GUI कहलाते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में प्रोग्रामों को दर्शाने के लिए छोटी छोटी जो तस्वीर बनी होती हैं वो क्या होती हैं, तो वो आपके होते हैं ऑप्शन नंबर बी, आइकन कहलाते हैं। ठीक है, हम लोग भी जनरली आजकल कोई भी आइकन हो बड़ी जल्दी से पहचान जाते हैं, उसी पर टच करके सीधे अपना काम करने लगते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। और 4 में आपसे कह रहा है कि विंडोज़ में फाइल नाम के संबंध में क्या सही है। तो ऑप्शन नंबर ए है खाली स्थान का प्रयोग किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। विशेष चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, हाँ तो ये भी सही है। फाइल नाम के संबंध में आप नहीं कोई स्पेशल चिन्ह का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अधिकतम 255 कैरेक्टर का प्रयोग किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। उपयुक्त सभी, ध्यान से देख लीजिएगा प्रश्न को, विंडोज़ में फाइल नाम के संबंध में क्या सही है, तो ये सारी चीज़ें सही हैं।
ठीक है, बस सिर्फ स्पेशल साइन का प्रयोग नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है कि विंडोज़ में डिलीट की गई फाइलें कहाँ चली जाती हैं। यदि आप कोई भी विंडोज़ में फ़ोटो डिलीट कर रहे हैं या कोई भी फाइल डिलीट कर रहे हैं तो वो कहाँ चली जाएगी, वो चली जाएगी रिसाइकिल बिन में, ठीक है, रिसाइकिल बिन में। ये चीज़ें आजकल आप अपने मोबाइल में भी देखते होंगे, ये लेटेस्ट उसमें वो फंक्शन और आ गया है कि आप कोई भी चीज़ फ़ोटो डिलीट करें तो वो पूरी परमानेंट डिलीट नहीं होती, वो सबसे पहले कहाँ चली जाती है, रिसाइकिल बिन में। अगर आप उसको पुनः प्राप्त करना चाहते हैं तो रिसाइकिल बिन में जाके मूव ऑन कर दीजिए, तो दोबारा से आपकी गैलरी में आ जाएंगी। अगर आप बिल्कुल ही परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं तो रिसाइकिल बिन में जा कर के इम्पटी रिसाइकिल बिन कर दीजिए, यानी कि मुझे वो डस्टबिन भी एक तरीके से खाली करना है तो इम्पटी पर आप क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार इसका जो आंसर हो गया दोस्तों वो हो गया रिसाइकिल बिन। कोई भी आप विंडोज़ से फाइल या फ़ोटो डिलीट करते हैं तो आपकी कहाँ चली जाती है, रिसाइकिल बिन में चली जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है कंप्यूटर को बंद करने के लिए क्या किया जाता है। तो शटडाउन डायलॉग बॉक्स को प्रयोग करते हैं, ठीक है, शटडाउन बटन की प्रयोग करते हैं, सीधी सी बात करें तो, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है कि विंडोज़ में कट एंड कॉपी की गई वस्तु प्रयोग लाने से पहले कहाँ रखी जाती है। तो जब भी आप विंडोज़ में कोई भी चीज़ को कट करते हैं, कोई भी मैटर यानी कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ उसको आपने कट किया और कहीं आपको पेस्ट करना है और अभी तक आपने पेस्ट नहीं किया तो उससे पहले वो कहाँ रहता है, क्लिप बोर्ड में रहता है। ये चीज़ आपने देखी होगी अपने मोबाइल पर भी, बहुत सारी चीज़ें आजकल हैं जो लैपटॉप या कंप्यूटर में होती हैं, वो सारी चीज़ें आजकल मोबाइल में फंक्शन आ गया। मान लीजिए हमको इतने पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, मैंने कट कर लिया या कॉपी कर लिया, अब मुझे यही सेम चीज़ें कहीं और भी लिखनी है तो मैंने वहाँ लिखी नहीं, लेकिन वो हमने यहाँ पर पेस्ट कर ली, कट कर ली, तो वो कहाँ पर बनी रहेंगी, मेरे मोबाइल में क्लिप बोर्ड के नाम के ऑप्शन पर बनी रहेंगी। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि कट की हुई या कॉपी की हुई चीज़ जब तक आप उसे उपयोग में नहीं लाते हैं वो कहाँ बनी रहती है, क्लिप बोर्ड में बनी रहती है। इसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शन की सूची होती है। सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शन की सूची कहाँ होती है, तो टूल बार में होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है कि प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है। तो प्रिंट के लिए आपका फाइल मेन्यू चुना जाता है, ठीक है। अगर आपको प्रिंट देना है तो आपको फाइल मेन्यू पर जाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 और 10 में आपसे कह रहा है कि उपयोगकर्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं। आप कोई भी काम कर रहे हैं XYZ, उसको कोई नाम दे करके ही तो सेव करेंगे ना। जैसे कि मान लीजिए आप रोड बनवा रहे हैं तो राम के घर से श्याम के घर तक बनवाई, तो आप उसका नाम दे दें राम टू श्याम, या फिर जो भी आप शॉर्ट से शॉर्ट नाम देना चाहें दे सकते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, फाइल नेम कहते हैं। तो जैसे ही आप सर्च में डालेंगे राम टू श्याम, अपने आप वो चीज़ निकल के आ जाएगी, ठीक है। ये मैंने रोड का उदाहरण दे दिया। आप बहुत सारे काम करते हैं, बिलिंग करते हैं या इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप उसके अनुसार नाम दे सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 में कह रहा है नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेन्यू पर कमांड होता है तो न्यू होता है। ये मैंने आपको बताया भी कि आप अगर नया डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो Ctrl+N कर सकते हैं। तो वही चीज़ कह रहा है कि नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेन्यू पर क्या कमांड देना पड़ता है, तो न्यू देना पड़ता है। ये तो आप जब कर्सर से क्लिक करेंगे तब न्यू पे, अगर आप कीबोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो Ctrl+N कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है अगला प्रश्न नंबर 12 में कह रहा है कि फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो फाइल एक्सटेंशन फाइल को पहचानने के लिए किया जाता है। फाइल एक्सटेंशन का मतलब होता है दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कोई चीज़ लिखी होती है, यानी कि जो भी आपने नाम दिया है उसके आगे .doc अपने आप लिख जाता है, .jpg अपने आप लिख जाता है। जैसे कभी कोई फ़ोटो का फॉर्मेट मांगते हैं फॉर्म में तो लिख देते हैं इतने बाई इतने JPG, ठीक है। तो वो जो अपने आप जो एक पहचान दे रहा है JPG DOC, तो वो आपका क्या होता है, फाइल एक्सटेंशन होता है। वो ये बताता है कि फाइल किस प्रकार की है। तो फाइल का प्रकार या पहचान बताने के लिए फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। दोस्तों अगर थोड़ा सा तेज़ हो रहा हो तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो अगले वीडियो में थोड़ा सा स्लो बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद है अगला प्रश्न नंबर 13 में कह रहा है कि वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन नाम होता है। तो मैंने जैसा कि अभी बताया आपको, हर फाइल एक्सटेंशन का अलग अलग नाम होता है, JPG DOC। तो यहाँ पर पूछ रहा वर्ड डॉक्यूमेंट का
क्या होता है, तो DOC होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वर्ड डॉक्यूमेंट का जो फाइल एक्सटेंशन होता है, अगर आप वर्ड पर कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसका फाइल एक्सटेंशन ऑटोमेटिक ले लेगा DOC. ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, देख सकते हैं यहाँ नीचे है कि ऊपर, हाँ ऊपर है, तो ऊपर चलते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 14 पे, 14 में कह रहा है कि जब आप अपने कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो यह किस मेन्यू में जुड़ता है। जब भी आपने कोई अपने कंप्यूटर में नया प्रोग्राम इंस्टॉल किया तो ये कहाँ आकर के जुड़ेगा, ऑल प्रोग्राम मेन्यू में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑल प्रोग्राम मेन्यू में आकर के ये जुड़ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मोबाइल में अगर आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो बिल्कुल आपके होम पेज पर आ जाता है ना सब कुछ, कि ऑल, जहाँ पर सारे आइकन घूम रहे हैं वहीं पर वो भी आसपास आ जाता है अल्फ़ाबेट के अनुसार। तो बस सेम वही है कि ऑल प्रोग्राम मेन्यू में वो चला जाएगा। नंबर 15 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकन डिस्प्ले करता है जिस पर क्लिक करने से विंडो ऊपर आ जाएगी। तो ये होता है टाइटल बार। ठीक है, टाइटल बार पर आप क्लिक करते हैं तो जो आपकी विंडो है वो ऊपर खुल करके आ जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, और 16 में आपसे कह रहा है कि फाइल नाम के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो फाइल नाम के संबंध में आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है। फाइल एक्सटेंशन फाइल के नाम के बाद डॉट से पहले आता है, तो ये चीज़ गलत है। डॉट से पहले नहीं आता है, डॉट के बाद आता है। फलाने डॉट JPG, फलाने डॉट DOC। ठीक है, डॉक्यूमेंट एक तरीके से होता है DOC का मतलब। तो जो डॉट के बाद आता है एक्सटेंशन, ठीक है, पहले नहीं आता है, तो इसमें कह रहा है डॉट से पहले आता है, तो यही आपका गलत है। इसके बाद अगला और फाइनल प्रश्न है यहाँ पर 17 में कह रहा है कि मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी भिन्न नाम से सेव करना हो तो क्या करेंगे। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है मौजूदा डॉक्यूमेंट, जो पहले से आपके पास डॉक्यूमेंट है और उसका आपने नाम भी दिया था, जैसे मैंने बताया था राम से श्याम के घर तक आपने रोड बनाई थी, तो राम टू श्याम अगर उसका नाम दिया है, तो अगर उसी डॉक्यूमेंट को आपको अलग नाम से सेव करना है तो क्या करेंगे, तो उसी फाइल पर जाएंगे और सेव एज का कमांड आपको प्रयोग करना पड़ेगा। सेव एज पे क्लिक करेंगे और फिर जो नया नाम आप देना चाहें, गीता टू सीता या सीता टू गीता, जैसा जो आपके दिमाग में हो, जो भी काम कर रहे हो, तो वो आप सेव एज करके दे देंगे। तो इसका मतलब ये रहेगा जो अंदर मैटर भरा हुआ है, जो आपने डिजिट भरे हुए हैं, वो राम टू श्याम वाले ही, लेकिन ऊपर उसका नाम आपने बदल दिया है, गीता टू सीता कर दिया है। अब आप अगर उसमें कोई परिवर्तन करते हैं तो सिर्फ सीता गीता में ही होगा, वो राम श्याम में नहीं होगा जा करके। ठीक है, तो राम श्याम वाली आपकी बिल्कुल सेफ है, वो बनी रहेगी। अगर आपने उसी फाइल को सेव एज करके सीता गीता नाम दिया है, तो अब आप जो भी उसमें फेरबदल करेंगे वो सीता गीता में होगा, ना कि वो श्याम और राम वाली फाइल में होगा। ठीक है, अगर आप पर्टिकुलर श्याम और राम वाली खोल के फिर उसमें एडिटिंग करते हैं तभी वो उस चीज़ को परिवर्तन लेगा, अन्यथा वो नहीं लेगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पर 17 प्रश्न इस टॉपिक के हो गए। 17 ऊपर मैंने वर्ड से संबंधित बता दिए थे, एक्सेल से भी बता दिए हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी इजी प्रश्न है। अगर किसी ने भी थोड़ा भी एक्सेल पर और वर्ड पर काम किया होगा तो इन जो 34-35 क्वेश्चन मैंने बताया, तो कम से कम 25 क्वेश्चन तो उनको ऐसे ही आ गए होंगे जिन्होंने भी अगर थोड़ा बहुत काम किया है वर्ड पर या एक्सेल पर। ठीक है, और अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और बहुत ही जल्द मैं इस चीज़ को कंटिन्यू में लाऊंगी, क्योंकि इधर थोड़ा सा बिजी होने के कारण मैं लगातार वीडियो नहीं डाल पाई। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही अगर आप सभी को इन सब टॉपिक की PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से आपको सारी PDF मिल जाएगी। और अगर वहाँ पर आप मैसेज नहीं कर सकते हैं तो पर्सनल टेलीग्राम पर मुझे कर दीजिएगा, मैं आपको वो फाइल सेंड कर दूँगी। सो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। सभी को आगामी परीक्षा के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक।